तो हमारा कोर्स कोड चल रहा था BCHCT 131। इसमें हमने स्टार्ट किया था अपना ब्लॉक नंबर 1। हम ब्लॉक नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया था, जो था हमारा बोर्स थ्योरी। ठीक है, अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 2। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है ना, तो हेडिंग है आपका डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वैसे बेसिकली इस नाम से आप चैप्टर्स फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, 12th क्लास में आई थिंक मॉडर्न फिजिक्स में डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर सेम ही नाम है। इस नाम से चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, बाकी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है ना, वहाँ की जो बातें थी सिर्फ सेम सिमिलर बातें हम इधर भी करने वाले हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें का डिफरेंस आएगा। तो आज अब बढ़ते हैं। तो हमारा है यूनिट नंबर 2, दैट इज डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सिंपल सी बातें हैं कि जो यूनिट 1 था उसमें हमने पढ़ा यू हैव स्टडीड अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एटम। हमने देखा बोर के एटॉमिक मॉडल को हमने देखा समझा। ठीक है ना, लास्ट में हमने देखा सोमरफेल्ड ने उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया। ठीक है ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कुछ बताया उन्होंने। ओके, नाउ बोर्स मॉडल वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझा पा रहा था बोर्स मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले के लिए। ठीक है, नेमली हाइड्रोजन, बट इट फेल्ड इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। हमने ये भी देखा था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है उस चीज़ को बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक, इवन फॉर द सिंपलेस्ट केस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम के लिए भी हीलियम का जब आप देखोगे स्पेक्ट्रम और बोर्स थ्योरी से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। बट हीलियम प्लस इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे बोर्स थ्योरी से। क्यों? हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सिंपल सी बातें याद रखनी है। अब क्यों नहीं हो पाती वो अभी हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें याद रखनी है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं था। ठीक है, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोर्स थ्योरी could not explain the finer detail of atomic spectrum। हाँ, ये भी हमने देखा था, such as the intensities of the spectral lines and the spectrum that arises when magnetic field is applied to the system। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तब जो स्पेक्ट्रम बनता है, तब जो स्पेक्ट्रम आता है, तो उस चीज़ को नहीं समझा पाया। ठीक है, उस चीज़ को नहीं समझा पाया। और जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटीज थी, स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी की कभी इंटेंसिटी ज़्यादा, किसी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम है। तो बेसिकली हमें बस सिंपल सी बातें याद रखेंगी कि स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटीज़ थी, स्पेक्ट्रल लाइंस की फाइनल डिटेल्स लाइक उसकी इंटेंसिटीज़, ठीक है ना, और जो बिल्कुल स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उस चीज़ को भी नहीं समझा पाए थे ये। ठीक है ना, जो स्पेक्ट्रल लाइन से स्प्लिट करके हमें फाइनल स्ट्रक्चर दे रहा था, उस चीज़ को भी नहीं समझा पा रहे थे। ओके, तो बोर्स थ्योरी का हमने लिमिटेशन देखा था। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है ना, जो हमारे चैप्टर का हेडिंग ही है। तो हम मैटर का नेचर और रेडिएशन का नेचर देखने वाले हैं इस चैप्टर में। We will thus begin unit with a discussion on how light behaves as electromagnetic wave। पहले तो हम देखेंगे लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, हाउ इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों हम लाइट को बोलते हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, वो चीज़ को हम पहले समझेंगे। वैसे आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे। ठीक है ना, हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव सच एज वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। इन चीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। देन पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन विल बी डिस्कस। फिर हम पार्टिकल नेचर बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखेंगे। ठीक है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के
लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, इस चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। तो नाउ we will then focus our attention on the nature of matter, the concept of dual behavior of matter, ठीक है ना, नेचर ऑफ मैटर समझेंगे, उनका डुअल बिहेवियर समझेंगे, ठीक है ना, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर समझेंगे उनका, या डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन समझेंगे, डी ब्रोगली का इक्वेशन समझेंगे, डी ब्रोगली ने जो रिलेशन दिया था उस चीज़ के बारे में जानेंगे। वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन मैटर वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन मैटर वेव, तो हम मैटर वेव को समझेंगे। देन आगे फिर डेविसन्स जर्मर एक्सपेरिमेंट, इस चीज़ को देखेंगे हम। एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका 12th क्लास में भी है, 12th क्लास के मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, 12th के मॉडर्न फिजिक्स में भी ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, क्लास 12th के मॉडर्न फिजिक्स में। will be described which provide the experimental verification of de Broglie idea of wave nature of matter, ठीक है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पार्टिकल का वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल की वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, पार्टिकल के वेव नेचर, पार्टिकल का वेव नेचर, इस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। जो डी ब्रोगली था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टिकल का जो वेव नेचर दिया वो तो उन्होंने थ्योरेटिकली दिया है, ठीक है ना, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया हमें, उन्होंने थ्योरी के हिसाब से बताई ये चीज़ें। ओके, फाइनली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे और इस यूनिट को हम ख़त्म करेंगे यहीं पे। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो बात करें अगर लेक्चर को हम डिवाइड करने की बात करें तो एक सेकेंड, तो इस चीज़ का तो आज कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चीज़ को आज हम कवर कर लेंगे, ठीक। फिर हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर, इसका एक लेक्चर आएगा, तो 2 लेक्चर हो गए। देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे तो 3 लेक्चर हो गया आपका। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, चौथा लेक्चर इधर आ जाएगा। देन हम बात करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, देखेंगे, ये 5वां लेक्चर हो गया आपका। देन हम लास्ट करेंगे हमारा, लास्ट नहीं, ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे। देन हम आई थिंक 7 to 8 लेक्चर आपका रहने वाला है इस यूनिट में, ठीक है ना, 7 to 8 लेक्चर में हम इस यूनिट को कवर कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अब हम नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, ठीक है, यहाँ से हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रेडिएशन, तो सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि द रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी, इट इज़ द एमिशन, ये तो एमिशन बोल ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेडिएशन क्या है, इट इज़ द एमिशन ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव या तो पार्टिकल, ठीक है ना। व्हाट इज रेडिएशन, इट इज़ द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव या पार्टिकल, वेव और पार्टिकल थ्रू 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 स्पेस और थ्रू द मटेरियल मीडियम, स्पेस के थ्रू, ठीक है ना, थ्रू स्पेस और एनी थ्रू किसी मटेरियल के थ्रू, ठीक है ना, थ्रू एनी मटेरियल। तो यहाँ पे आपके पास 2 मीडियम दिए गए, ये तो कोई भी मटेरियल होगा आपके पास, ये तो स्पेस आपका मीडियम रहेगा, ठीक है। You are familiar from your previous classes that energy can be transmitted in the form of heat, light, sound, ये चीज़ तो हमें पता है ना, एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, एक्सेट्रा बहुत सारी होती है। You will now study how light behaves as an electromagnetic wave and what are the parameters associated with a wave, कि अब हम जानेंगे कि जो लाइट है वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे कैसे बिहेव करती है, और कुछ पैरामीटर जैसे कि हम बात करेंगे वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इन सब के बारे में। देखा जाए तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी ये चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ ज़्यादा समझेंगे नहीं, हम बस रीड आउट करके निकलेंगे, क्यों, ये चीज़ें बस रिकॉल है हमारे लोअर क्लासेस की, ठीक है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
ए बीम ऑफ लाइट हैज़ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। जो लाइट होती है वो क्या होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रॉपर्टीज सच एज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। ये चीज़ें हमें पता है। वी कैन अंडरस्टूड ऑल दी प्रॉपर्टीज बाय कंसिडरिंग इन जनरल ए वेव प्रोपेगेटिंग इन ओनली वन डायमेंशन। चलो हम एक एग्जांपल, हम क्या कर लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा जो वेव है वो किसी एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। लेट्स सपोज एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। हमारा जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। एक सेकेंड, जो हमारा वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ओके, नाउ हम जानते हैं जो आपका जो, एक सेकेंड, हाँ, हम जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इटसेल्फ, ठीक है ना। दोनों फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें, इसीलिए ये डायग्राम क्लास 11th में एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है ना। ये चीज़ें आती भी है, आपने बनाई होगी अपने कॉपी पे, कभी अगर ट्राई किया हुआ तो अच्छा बनाने की, ठीक है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है और ये ऑसिलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग। तो वही बोला जा रहा है, एक बीम ऑफ लाइट क्या है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। बीम ऑफ लाइट क्या है, अब लाइट बीम क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑसिलेट कर रही है, और दोनों आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन में नहीं, ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन में होता है, लेकिन हम क्या करना है, हमें अगर सही ढंग से स्टडी करनी है, तो हमें अगर कुछ समझना है, ठीक है, हमें अगर इस चीज़ के बारे में समझनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो हम एक ही डायरेक्शन में कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसकी स्टडी इजी हो जाती है। जो सारे डायरेक्शन में बना के थोड़ा डायग्राम थोड़ा मैसी सा हो जाएगा। या कुछ देर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट डिपिक्ट्स प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू स्पेस एज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमने देखा है। दीज फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों फील्ड जो है आपस में परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, एंड आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ये तो बोल सकते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्लस ये दोनों परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मीन्स यहाँ पे एक्स डायरेक्शन ले लो, ये एक्स डायरेक्शन जो है, ठीक है, ये एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के। ये तीनों ठीक है ना, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फर्दर द एनर्जी ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। बोला जा रहा है कि जो एनर्जी है वेव की, जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, ठीक है ना। इस चीज़ को हम अभी ज़्यादा देखेंगे नहीं, ये चीज़ काम की नहीं है अभी, ठीक है ना, जब आएगा तब हम देखेंगे, अभी ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। बस हमें हाँ सिंपल से याद रख लेना, जो एनर्जी है वेव की जो एनर्जी है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। वेव की जो एनर्जी है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ओके, अब देखते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, लैम्बडा से इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। लैम्बडा बोला जाता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ
इट इज़ एक्सप्रेस इन दी यूनिट से मीटर। ये तो चीज़ें आपको पता होगी, लोअर क्लासेस की बात है, इसमें कुछ खासा है नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। डिनोट किया जाता है इसको म्यू से सॉरी, इसको न्यू बोला जाता है, न्यू म्यू हो जाता है, इसको बोला जाता है न्यू, ऐसा लिखा जाता है वी जैसे कि कुछ बनता है न्यू, मैं तो बार बार वी बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो इसको न्यू पढ़ा जाता है, ग्रीक लेटर है न्यू। इट्स यूनिट इज हर्ट्स, ठीक है ना। और ये इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है हर्ट्स, इसका यूनिट है हर्ट्स, और न्यू इसका सिंबल है। इनफैक्ट 1 हर्ट्स इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। 1 हर्ट्स, आप वो हर्ट्स लिखो या तो सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है ना, हर्ट्स लिख सकते हो इसकी यूनिट, ये तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है। देख सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या बोला गया? फ्रीक्वेंसी इज दी नंबर ऑफ वेव, मीन्स नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, मतलब कि नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो ऊपर क्या है नंबर, ऊपर क्या है नंबर, नंबर नीचे क्या है टाइम, तो ठीक है ना। तो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड इनवर्स मतलब कि सेकंड, तो इस चीज़ को देखो तो सेकंड इनवर्स आ जाएगी, इसको 1/सेकंड लिख सकते हो, ठीक है ना, 1/सेकंड लिख सकते हो तो सेकंड इनवर्स लिख दो, ठीक है। तो हाँ, सेकंड इनवर्स लिख सकते हो अब हर्ट्स को। वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड विद वेयर सी इज दी वेलो, देखो ये चीज़ को दिखाया गया है, आपने पहले भी देखा होगा म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो अगर आपको लैम्डा देखना है तो लैम्डा उधर कर दो तो सी बाई म्यू हो जाएगा, तो ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू सी बाई यू म्यू, ये तो म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। आप जिस तरीके से याद रखना है ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, उससे पहले मैं कुछ बात बता दूँ चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। अब से जितने भी फॉर्मूले आते जा रहे हैं वो आप एक बार नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूले साइड नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये आपका पहला फॉर्मूला, ये आपको याद रख लेना है। ये तो आप इस फॉर्म में याद रख लो, ये तो इस फॉर्म में एक ही बात है, एक ही चीज़ है। इन वैक्यूम सी की वैल्यू आपको पता होगी 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे जो 3 इंटू में 10⁸ लिख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ईजी के लिए, बट जब नहीं बोला गया ये लेने, जब नहीं बोला जाता है इतना 3 इंटू 10⁸ तब लेनी होती है जब हमें बोला गया हो स्पेशली, नहीं तो हमें यही वैल्यू यूज़ करनी है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड वी विल यूज दिस वैल्यू ऑफ सी इन आर कैलकुलेशन, ओके। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी अंडरस्टूड दैट वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, साफ दिख रही है ना, जो वेव लेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सी तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ठीक है। दी रेसिप्रोकल, वैसे एक बात है, एक सिंपल सी बात है, ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले तो पढ़ने आते हैं ना, आपको फॉर्मूले अगर पढ़ने आते हैं तो ठीक है। ये दोनों का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको फॉर्मूले में ही, या फॉर्मूले में ही हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का जब रेसिप्रोकल लोगे, तो वो आएगा आपका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल आता है टाइम पीरियड, ठीक है ना। और अब लैम्डा, लैम्डा जो आपका वेव लेंथ है, जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ का अगर रेसिप्रोकल लोगे, तो आएगा वेव नंबर, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल लोगे तो आएगा वेव नंबर। और सॉरी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लोगे तो आएगा टाइम पीरियड। तो ये 2 पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट कहीं लिख लो कि फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लोगे तो आएगा आपका, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल आता है आपका क्या, टाइम पीरियड। मीन्स इसको इससे भी लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो 1/फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड के बराबर होता है, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ये टाइम पीरियड के बराबर आता है, ठीक है ना। और वेव लेंथ का रेसिप्रोकल, ये क्या है, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल, वेव नंबर आता है, ठीक है, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर आता है, ठीक। इट इंडिकेट्स द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, और ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड क्या है,
एक ऑसिलेशन का जो टाइम है, एक ऑसिलेशन में जो समय लग रहा है वो है यहाँ पे, ये टाइम पीरियड वो दर्शाता है। सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, जो वेव लेंथ है का रेसिप्रोकल है वो आता है वेव नंबर, ठीक है ना। वेव नंबर को न्यू बार से, न्यू बार बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है न्यू बार। क्या पढ़ोगे इसको आप, न्यू बार, तो न्यू बार इसका सिंबल होता है। अब देखो, वेव नंबर इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ एज दिया गया है। देखो जो आपका वेव नंबर है, जो आपका वेव नंबर है, वेव नंबर वो किसका रेसिप्रोकल है, वो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज़ तो पता है, ये चीज़ तो पता है ना हमें कि जो वेव नंबर होता है, जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का रेसिप्रोकल लोगे तो आपका वेव नंबर आएगा, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल लोगे तो वेव नंबर आएगा, ठीक है। अब जानते हो यहाँ से देखो, 1/λ, 1/λ को क्या लिख सकते हो आप, 1/λ को 1/λ, देखो ऐसे लिखो, म्यू इक्वल टू c/λ होता है। तो 1/λ को म्यू बाय सी लिख सकते हो, सी को नीचे कर लो, 1/λ को म्यू बाय सी लिख सकते हैं हम, म्यू बाय सी, तो वही बोला गया है ये चीज़, ठीक है ना। तो सिंपल सी बातें हैं, हम बढ़ेंगे आगे इसके बाद। द एसआई यूनिट ऑफ म्यू बार, द एसआई यूनिट ऑफ म्यू बार दैट इज वेव नंबर इज मीटर इनवर्स। वेव नंबर का एसआई यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स। ऑल ऑल्दो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वैल्यूज आर रिपोर्टेड इन सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन हम मीटर इनवर्स में लेते हैं, ठीक है ना। जो हम वेव नंबर है, जो वेव नंबर है उसको हम मीटर इनवर्स में उसकी एसआई यूनिट रखते हैं। जहाँ बहुत सारे लिटरेचर में इसको सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिखा जाता है। द पीक हाइट और ट्रफ हाइट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आपको तो पता होगा ना एम्पलीट्यूड इसको कहा जाता है। अगर ये आपके पास वेव है, ये वाला नहीं बनाता ऐसा कुछ, तो इसको इसको बोला जाता है आपका एम्पलीट्यूड। ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाता है वेव लेंथ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पता होंगी। ये सब अभी बस देख रहे हैं कि ताकि आगे जो हम क्वेश्चन, अगर आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे, जब आगे इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें दिक्कत ना हो। हाँ, तो एम्पलीट्यूड देखा हमने, तो हमने ये भी बात किया था कि जो एनर्जी होती है वेव की, जो एनर्जी होती है वेव की, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो रिलेटेड होती है किससे, एम्पलीट्यूड से, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। हाँ, वी शैल सी लेटर हाउ एनर्जी ऑफ ए लाइट वेव इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हाँ, आपको ये पता है ना, एनर्जी इक्वल्स टू h/λ, वही बोला जा रहा है कि जो एनर्जी है वेव की, ठीक है, एनर्जी जो है लाइट वेव की, एंड जो लाइट वेव की एनर्जी है वो कैसे रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से, वो कैसे रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से एंड वेवलेंथ से। वेवलेंथ से तो हमने ऐसे देख लिया, और फ्रीक्वेंसी से कैसे देखते हैं, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। The electromagnetic spectrum describe the range of value of frequency and wavelength of the electromagnetic radiation। ये जो नॉर्मल सी बातें हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या दिखाता है, वो रेंज ऑफ वैल्यू दिखाता है किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एक रेंज दिखाती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ क्या, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है और फ्रीक्वेंसी की एक वॉल्यूम, सॉरी, फ्रीक्वेंसी की रेंज और वेवलेंथ की एक रेंज दिखाती है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ है, फ्रीक्वेंसी होती है और जो आपका वेवलेंथ होता है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आपको पता है ना। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर गिवन इन टेबल 2.1। ये कुछ दिखा, सॉरी ये था 2.1 कहाँ है। At one end of the spectrum, there are X-rays and gamma rays with low wavelength। लो वेवलेंथ किसकी होती है? एक्स रेज और गामा रेज की वेवलेंथ लो होती है एंड फ्रीक्वेंसी हाई होती है। वेवलेंथ लो है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है। देख लो, एक्स रेज और गामा रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक्स रेज और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। और वही दूसरी साइड अगर हम देखेंगे, वी फाइंड दी रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, ठीक है। रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, इसकी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी कम है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। आपको ये ऑर्डर अगर याद रख सकते हो तो एक बार याद रख लो, अच्छा रहेगा कि रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन आते, फिर विजिबल लाइट, फिर क्या अल्ट्रावायलेट, फिर अल्ट्रावायलेट के बाद आपका एक्स रेज, फिर गामा रेज, ठीक है। फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये हमें नहीं देखना भी, हमें बस इंफ्रारेड याद रखनी है, ठीक है ना। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज एंड देन गामा रेज। और ये चीज़ें आपको शायद से मैंने पहले ही बता रखी है, जब चैप्टर बीबीसीसीटी 101 में ही बता रखा है। मिलीमीटर 10⁻³ होता है, माइक्रोमीटर 10⁻6 होता है, नैनोमीटर 10⁻9 होता है, पिकोमीटर 10⁻12 होता है, एंगस्ट्रॉम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 10⁻10 होता है। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर बहुत ज़्यादा यूज, माइक्रोमीटर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है, कि कैसे आप मिलीमीटर दे रखा है तो इसको एंगस्ट्रॉम में अगर कन्वर्ट करना है तो एंगस्ट्रॉम को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को फेम्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पे जो टेबल में एनर्जी निकाली गई है, जो एनर्जी निकाली गई है वो निकाली गई है एच म्यू से, एच म्यू का फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना। एच म्यू, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होगा, ठीक है ना, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है कि पर मोल कितना है, तो एच म्यू से आप एनर्जी निकाल सकते हो। एन वन, एन की वैल्यू, एन यहाँ पे क्या है? मोल है, एन यहाँ पे क्या है? मोल है। एक मोल है, अगर एक मोल है तो 6.022 इंटू में 10⁻23 दोगे। अगर 2 मोल है तो इसका इसको इंटू कर दो 2 से। ये चीज़ तो आपको बेसिक स्टिचोमेट्री में ही पता होगा, ठीक है ना। और ये निकाला गया 1 मोल के लिए ही, ये 1 मोल की है, ठीक है ना। देख लो दिया हुआ है एनर्जी किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल के लिए निकाला गया है, ठीक है ना। ये 1 मोल के लिए निकाला गया, तो क्या करोगे आप? एनर्जी इक्वस टू एच म्यू हो गया। 1 मोल के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए निकालना है तो आपको एवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें तो कुछ खास है नहीं। और ये सारी वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी, सारी वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बैठ के सारी वैल्यूज़ याद करने लगे। हाँ, बस इतना पता होना चाहिए जो विजिबल रीजन किस, जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए हमें। वैसे तो हम डिफर करता है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट होता है। इसमें दे रखा है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, कभी कभी आप पढ़ोगे 400 से लेकर 750 नैनोमीटर, ठीक है। तो हाँ, वेरी करते हैं। अभी हम देख लेते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, ये विजुअल रीजन का वेवलेंथ का रेंज है। वेवलेंथ का रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर विजिबल रीजन में लाई करते हैं, ठीक है ना।
ये जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, ये जो वेवलेंथ है ये विजिबल रीजन के लिए होती है। At one of the at one end of the spectrum there are एक्स रेज एंड गामा रेज, हम देख रहे हैं एक्स रेज एंड गामा रेज है विद लो वेवलेंथ, इनका वेवलेंथ लो होता है और फ्रीक्वेंसी हाई होती है। याद रख लो इस चीज़ को कि ऐसे याद रखो ना कि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एक्स रेज गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। एक याद रख लो दूसरा तो याद ही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ तो कम ही होगा, ठीक है, दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो याद रख लो कि एक्स रेज एंड गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। एट द अदर एंड वी फाइंड रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है, उधर फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। अब टेबल 2.2 देख लो, जहाँ आपको वेवलेंथ दिखाई गई है किस चीज़ की, वैल्यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट की वेवलेंथ। अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ दिखा दिया गया कितना, 200 नैनोमीटर, और वायलेट का वेवलेंथ कितना है 410, इंडिगो का वेवलेंथ कितना है 430, और ब्लू का वेवलेंथ 470, ग्रीन का 520, येलो का 570, 570, ऑरेंज का 620, रेड का 710, तो बोलो, ठीक है। तो ये आपका, हाँ ऐसा नहीं है कि अब आप वेवलेंथ भी याद करने लगे सारे कलर्स की, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, याद करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिलेबस को मत पढ़ना, ठीक है। अभी बहुत सिलेबस है हमारा। देखो आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बोला गया है इन विबग्योर रिलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कलर। विबग्योर में डिफरेंट कलर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, रिलेट करना है। तो वो आपसे ये नहीं पूछा कि बताओ किसकी कितनी है, ये नहीं पूछ रहा, बस रिलेशन का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑरेंज, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो, तो ये बताना है आपको, ठीक है, ऑर्डर बताना है बस, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ VIBGYOR, विबग्योर लिख देना, आपको विबग्योर लिख देना है, और जेड की तरफ सबसे ज़्यादा होगा, जेड का सबसे ज़्यादा होगा, तो मतलब कि आप ये ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बस ऑर्डर लिखना होता है, ठीक है ना, ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है सबके लिए इंडिविजुअल वैल्यूज आपको याद नहीं रखना है। हाँ, इट इज सीन दैट वॉयलेट लाइट हैज़ लोअर वेवलेंथ, जो वॉयलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेड लाइट है आपका, जो आपके पास रेड लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को हमें सिंपली देख लेना है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे कट लग रहा है, क्या हो रहा है, किसी का पड़ोस में घर टूट रहा है तो उसके हथौड़े की आवाज़ मेरे माइक तक आ रही है, ठीक, चलो कोई नहीं। लेट अस कैलकुलेट वेव लेंथ निकालने बोल रहे हैं हमें, एंड वेव नंबर, हमें ये दोनों निकालने बोला जा रहा है, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। वैल्यूज फॉर लाइट हैविंग, लाइट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 10⁻15 फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास, ठीक। सो हमें वेवलेंथ निकालना है, तो हम सिंपल सा कर लेते हैं, म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा हमें पता है, ठीक है। तो हमें लेमडा निकालनी है, तो लेमडा इधर कर लो, सी बाई म्यू कर लोगे आप, तो लेमडा इक्वल टू सी बाई म्यू करके आप क्या कर दोगे, सी की वैल्यू पुट किया हमने, और 10⁻15 पुट किया, और ये चीज़ आप निकाल लोगे इजीली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेव नंबर, ठीक है, अब हमें निकालना है वेव नंबर। तो आपको पहले बताया गया था कि देखो 1/λ, इधर क्या आएगा, 1/λ क्या आएगा, 1/λ आएगा आपका 1/λ इक्वल टू म्यू बाई सी, ठीक है ना, यहाँ से आप 1/λ कैलकुलेट कर सकते हो। और 1/λ हमारा किसके इक्वल होता है, 1/λ होता है हमारा
वेव नंबर, ठीक है ना। 1/λ क्या होता है हमारा, 1/λ होता है हमारा वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, μ/c। तो हमें क्या कहता है वेव नंबर, हमें म्यू दिया गया है, हाँ 10⁻14 दी गई है, 10⁻14 15 दे रखी है, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है, सी हमारे पास दे रखा है, तो ये निकल जाएगा वेव नंबर, ठीक है। ये तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है ना। तो वेव नंबर इज दी 1/λ, 1/λ भी लिख सकते हो इसको, वेव नंबर को मीन्स 1/299.8 नैनोमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, तो आप सेंटीमीटर में निकाल लेना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं करना, आप ये सिंपल सा करो कि 10⁻15 ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, 10⁻15, ठीक है ना। इतना हर्ट्ज दे रखा है, और आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आप लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट ये मीटर में आएगा, मीटर पर सेकंड में होता है, तो ये आपका आंसर आएगा मीटर इनवर्स में, आपका आंसर आएगा मीटर इनवर्स में। तो उसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसको क्या कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मीटर में भी छोड़ सकते हो अपने आंसर को, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, जो हमने बात किया था ना पहले, हमने जो पहले बात किया था, एक सेकेंड, कि वेव नंबर का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर इनवर्स ही होता है, वेव नंबर का ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स ही होता है, तो आप मीटर इनवर्स में भी उस चीज़ को छोड़ सकते हो, अपने आंसर को मीटर इनवर्स तक रख के छोड़ सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो, उसको सेंटीमीटर इनवर्स में भी करना है, अगर बोल रखा है स्पेसिफिकली, अगर आपको बोल रहा है कि सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल के दो, तो निकाल सकते हो आप, नहीं तो मीटर इनवर्स में आप छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो हमने देखा कि हमारा ये वाला फॉर्मूला कितना यूज़फुल है हमारा, कि म्यू = c/λ होता है, और यहाँ से हम 1/λ कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/λ के फॉर्म में लिख लो, तो 1/λ को आप लिख सकते हो, 1/λ को क्या लिख सकते हो म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट, और हम जानते हैं 1/λ हमारा किसके इक्वल होता है, 1/λ होता है हमारा वेव नंबर, 1/λ को ही हम वेव नंबर बोलते हैं, वेव नंबर इज दी रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है, ये लैम्डा है, एक्स नहीं है। तो ये फॉर्मूले आप बार बार लिखो, ऐसे याद नहीं होगा, बार बार इस चीज़ को लिखो, ठीक है, तो आप अपने आप समझ जाओगे। The phenomena of diffraction and interference can be understood on the basis of wave nature of radiation, कि आप जो डिफ्रैक्शन जो होता है और जो इंटरफेरेंस होता है, अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना तो आपको वेव नेचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको आप पार्टिकल नेचर से डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को नहीं समझा पाओगे, ठीक है ना। ये बेसिकली आप क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ रखे हो, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, अच्छी खासी वहाँ पे बात कर ली होगी आपने, तो मैं मान के चलता हूँ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपको बेसिक पता है क्या होती है, ठीक है ना। नहीं पता तो अभी कोई बात नहीं, बस सिंपल सी बातें जान लेते हैं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो फिनोमेना होते हैं, इसको हम वेव नेचर से समझा सकते हैं, पार्टिकल नेचर एज्यूम करके आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। यू मस्ट हैव रीड अबाउट दिस फिनोमिना इन योर अर्लियर क्लासेस, हाँ हमने बात करी हुई है। हाउएवर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तो हमने पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री में है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फिजिक्स में भी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये आपकी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री 11th में है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेबल ओनली इन टर्म ऑफ पार्टिकल नेचर, तो हाँ हमने सिंपल सी बातें ध्यान में रखो, इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बातें ध्यान में रख लो कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को अगर आपको समझाना है तो आपको वेव नेचर को कंसिडर करना पड़ेगा। बट अगर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझानी है, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है, तो आपको पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली पार्टिकल नेचर से आप समझा सकते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आप पार्टिकल नेचर से नहीं, सॉरी, इसको आप वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है ना। ये जो दो फिनोमेना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लाइट का पार्टिकल नेचर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझा पाओगे, इस दो फिनोमेना को। तो यहाँ पे हमने 4 फिनोमेना देखे,
डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, जिसको हम समझा सकते हैं, वेव नेचर कंसिडर करके, ठीक है। लाइट का वेव नेचर कंसिडर करोगे तो आप इन दोनों फिनोमेना को समझा पाओगे। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको अगर समझानी है तो लाइट का कौन सा नेचर देखना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर। वी विल नाउ डिस्कस द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब हम पार्टिकल नेचर देखेंगे। तो आई होप अब तक की जो लेक्चर थी, तो हमने ये वाला क्वेश्चन बता ही दिया, और एक सेकंड, ये क्वेश्चन नहीं बताया हमने, ये नीचे वाला क्वेश्चन बता दिया है, ये नीचे वाला क्वेश्चन बता दिया है, इससे ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमें, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमें, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ दे रखा है आपके पास क्या दे रखा है, वेवलेंथ, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, यही होता है ना, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, आपको याद रखनी है। तो म्यू हमें कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सी हमारे पास पता है 2.998, ठीक है, डिवाइडेड बाय 560, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ नैनो। नैनो तो ऐसे समझ सकते हो, नैनो नो नैनो, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो, ये आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर में आ जाएगा आपका, ठीक है ना, मीटर में नहीं, ये आपका आएगा किसमें, ये आपका आएगा एक सेकेंड, क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ये होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, ये आपका सेकेंड इनवर्स आएगा, ये आपका सेकेंड इनवर्स आएगा, ठीक है। सेकेंड इनवर्स है तो हर्ट्ज लिख सकते हो, हाँ। तो नीचे जो एक बात ध्यान देना, ये जो हमने किया अभी, जो वेव लेंथ है वो हमारे पास नैनोमीटर में दिया था, हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हम स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं, ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं वो मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये जो आप ले रहे हो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट, ये मीटर पर सेकंड में है, तो नीचे भी आपको मीटर वाला ही यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों यूनिट बराबर होनी चाहिए, दोनों यूनिट, ऊपर अगर मीटर है तो नीचे भी मीटर की यूनिट होनी चाहिए, लेंथ में अगर ऊपर यूनिट आप मीटर यूज़ करो तो नीचे भी मीटर होना चाहिए, तो इसलिए हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्जन ज़रूरी है, ठीक है ना। ये बेसिक कन्वर्जन आपको क्लास से 12th, सॉरी क्लास 11th का फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, आई थिंक ऐसे ही कुछ चैप्टर है, हाँ। तो उसमें आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को, नॉर्मल सी बातें हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। आई होप इस लेक्चर, ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में कुछ खास नहीं था, कुछ मैंने नहीं समझाया इस लेक्चर में, बस हम रीड आउट करके निकले हैं आगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर, सॉरी हमें जो लोअर क्लासेस थी उसमें से ये सब सारी बातें कर रखी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब चीज़ें हमने नहीं पढ़ रखी है, ठीक है, हमने बिल्कुल कर रखी है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूले पे ध्यान देना, आपको सारे फॉर्मूले पे ध्यान देना है, ठीक है, सारे फॉर्मूले पे ध्यान देना है, क्वेश्चन फॉर्मूले पे से आएंगे। अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना, हाँ आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कंपेयर टू थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। तो आप अब न्यूमेरिकल थोड़ा क्या करो, तैयार करो अपना। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये तो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर देखें, सॉरी पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का हम पार्टिकल नेचर देखेंगे। रेडिएशन बेसिकली यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो दैट इज हमारा लाइट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, देन हम बढ़ेंगे अपने वेव नेचर की ओर, ठीक है। तो कुछ फिनोमेना हम देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगले लेक्चर में, ठीक है ना, अभी नहीं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये जो लेक्चर मैंने करवाया आपको, आप इसमें फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस करो, फॉर्मूले सारे ढंग से प्रिपेयर कर लो, याद रखने नहीं मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसा है कि अगर आप बैठ के लिख के उसको रट्टा मारने लगे तो वो नहीं होगा, वो ऐसे नहीं चलने वाला। जैसे मैंने बोला, क्यों कि मैंने बोला म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, मैंने याद किया हुआ है म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। देखो मैं कैसे कहता हूँ, मैंने याद किया हुआ है म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ठीक है ना, मैंने याद किया हुआ है म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, और मैं जानता हूँ कि 1/λ होता है हमारा, 1/λ होता है हमारा वेव नंबर, ठीक है ना, 1/λ होता है हमारा वेव नंबर, ठीक है। और एक क्या है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है हमारा 1/म्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने याद करी हुई है। और मैंने क्या देखा है, मैंने क्या हुआ है कि अगर मैं इसको 1/λ कर दूँ, यहाँ से 1/λ करूँ, मतलब 1/λ करूँ तो ये आ जाएगा c/म्यू, ठीक है, c/म्यू हो जाएगा, सॉरी μ/c हो जाएगा, μ/c हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू सी नीचे आएगा, ठीक है ना, μ/c हो जाएगा, μ/c हो जाएगा, ठीक है।
तो अब म्यू बाई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/λ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेव नंबर। तो वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, तो वेव नंबर इक्वल टू म्यू बाई सी, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा फोकस करो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए।